करनी है, अनुभूति के लेवल पे करनी है। और आदमी जब अनुभूति के लेवल पे बात करता है, मतलब दिल से बात करता है, और वो बातें दिल तक जाती हैं। और हम जिस इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री बोला जाए कि किसी के पास जाना, जैसे मंदिर जाना तो शरीर का विषय है, लेकिन सर का झुकना ये मन का विषय होता है। तो सफलता भी मन का विषय है। शरीर के काम करने से कुछ नहीं होगा, मन के काम करने क्या से कुछ होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो फील्ड में जो भी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस जो मिलते हैं, जो हम फेस करते हैं, तो वो बातें मैं कुछ लोगों को शेयर करूंगा। उसमें हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। समय हमारे पास तकरीबन सर 8 बजे तक का है। सर पुदार सर भी 8 बजे आएंगे सर। हाँ, जी समाप्त सर, पाएंगे, जी नहीं सर, समाप्त जी पाएंगे, सर। समाप्त पाएंगे। आप आठ सवा बज के आठ पांच पंद्रह मिनट तक बिल्कुल लीजिए हाँ, आप। तब तक मैं कोशिश करूंगा पूरा इसको कंक्लूड करने का। जी जी। और आज की मीटिंग में जहां तक हमारी जो वाउ एकेडमी का जो मंच है, इस मंच पे सवेरे 500 600 700 लोग जहां तक बैठते हैं। इस मंच पे जो हमारे हाड़ा सर ने एक बहुत बड़ा, कहने का मतलब, एक मुहिम छेड़ी है कि लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को जागरूक करना है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल में संघर्ष उनका ज्यादा ना बढ़े, उस लिए ये जो मीटिंग जो चल रही है, तरह तरह के लोगों को, अलग अलग लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। लोग आते हैं इस मीटिंग में। मैं जहां तक समझता हूँ, दो तरह के लोग बैठते हैं। एक वो लोग, कुछ हमारे नए साथी हैं, जो शायद हमारे कुछ साथियों ने उनको इनवाइट किया है, और वो अभी इस मीटिंग में शायद एनएजिक में भी वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन होने के को सोच रहे हैं। और यहाँ आकर वो परखने की कोशिश करते हैं वाकई में ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो जो टीम बल है, जिस टीम के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ, तो वाकई इनके साथ काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एक कैटेगरी ये हो सकती है। और एक कैटेगरी ये है कि इसमें हमारे कुछ साथी जो ज्वाइन है, जो काम कर रहे हैं, उनका काम अच्छा चल रहा है। कुछ साथी ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संघर्ष कब खत्म होगा। तो सबके लिए कुछ कुछ बातें मैं रखूंगा, और आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपके हिस्से का जो रहे उसको आप बटरने की कोशिश करिएगा। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, तो मेरे अपलाइन ने एक बात बोली थी कि नोट अगर कमाना है तो नोट बनाना पड़ेगा। तो नोट बनाने की कोशिश करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, और ये नोट्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। तो मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले अपनी टीम में एक सेशन लिया था हाड़ा सर। उसी में से कुछ चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मंथन में मंथन मैंने अभी की थी पिछले 2 महीने पहले। तो मैं एक दिन जब सो के उठा, तो मैं थोड़ा सा उस पर एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे समझ में आया अलग अलग लोगों को देख करके कि हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, और हम सफलता चाहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी सफलता आपकी फिलॉसफी में छिपी हुई है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आपकी सफलता आपकी फिलॉसफी में छुपी हुई है। सफलता बाहर नहीं है, सफलता आपके अंदर है। अब हम फिलॉसफी को भी समझते हैं। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि आज तक आपने जो भी जीवन जिया है, जितने भी लोगों से आप मिले हैं, बाहर या इस इंडस्ट्री के अंदर, और आपने जितनी भी मीटिंग अटेंड की है, जो भी आपने बुक पढ़ी है, जो भी आपने वीडियो देखी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने 1 महीना पहले कौन सी वीडियो देखी थी, 1 महीना पहले आपने कौन सी मीटिंग अटेंड की थी, 1 महीना पहले आपने कौन से अपलाइन को सुना था, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो फिलॉसफी का मतलब होता है कि आज तक आपने जो भी देखा है, जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, और उसमें से आज जो आपको याद है ना, वही आपकी फिलॉसफी है। क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, लेकिन उस मीटिंग से आपने लिया क्या? आपके अंदर एक लाइन है क्या उस मीटिंग की? तो आपकी फिलोसफी आपके अंदर छुपी हुई है। तो आप ये देखिए, जो आप बात करते हैं ना, सफलता उसी में झलकती है। सफलता उसी में झलकती है, और उसी से आपको सफलता मिलेगी। तो कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स पे आप क्या सोचते हैं,
और कहाँ पर ना आप ना कमजोर हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। तो मेरे पास एक स्लाइड है, उस स्लाइड को मैं करता हूँ दुबे जी। उसको जहां तक आप ओपन कर देंगे ना तो मैं उस पर बात कर पाऊंगा। नहीं तो क्या होता है, मीटिंग ना अलग अलग दिशा में क्या है ना मुड़ना चालू हो जाती है। तो टॉपिक्स कुछ हैं, इस पे हम देखते हैं कि कहाँ पर आप, और जिस जगह आपकी फिलोसफी में करेक्शन करने की जरूरत कर होगी, सुधार करने की जरूरत होगी ना, उस जगह आप सुधार करने की कोशिश करिएगा आप। तो अगर आप उसको सुधार पाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो आप जितने भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं ना, आप अपनी फिलोसफी को ना चेक करिएगा। ठीक है, आपकी अपनी फिलोसफी क्या है। स्लाइड में एक तरफ मैंने दुबे सर जूम करें, दिख नहीं रहा है। स्लाइड में एक तरफ लिखा हुआ है रियलिटी और भ्रम। आप अपने आप से समझने की कोशिश करिएगा कि आप कहीं भ्रम की दुनिया में तो नहीं है। ठीक है, आप बोलते कुछ है लेकिन अंदर आपके कुछ है। किन किन टॉपिक पे आपकी सोच क्या है, आपकी फिलोसफी क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। और ये जो मैंने बोला कि वास्तविकता और भ्रम, रियलिटी और इल्यूजन का जो मामला है, बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो अलग अलग जगह से, अलग अलग इंडस्ट्री से भी आ जाते हैं। कुछ सबका अपना जो भी यहाँ आता है वो आदमी एक तरह से फ्रेशर नहीं रहता है। और कुछ अलग अलग उनका काम रहता है, बिजनेस रहता है, व्यवसाय रहता है, जॉब रहता है। और वो यहाँ पर आता है, और उसके आने के बाद अगर वो इस बात को सोचता है कि यार मैं तो जानता हूँ, मैं तो समझता हूँ, थोड़ी सी मीटिंग अटेंड करता है, थोड़े दिन वो काम करता है, दो चार मशीनें उसकी आती हैं, तो उसको ये लगता है कि मैं तो सब जानता हूँ, डेमो देना मुझे आता है, और डिवाइसें आ रही है। कुछ दिनों के बाद मामला फंसता है, तो उसको लगता है कि ऑलरेडी मुझे इस इंडस्ट्री का ज्ञान है। और यही आदमी मार खा जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान के होने का भ्रम है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं दुबे जिसको वैसी रहने तो जैसा है वैसा। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं प्रोडक्ट को लेकर के ना हमारी फिलोसफी क्या है। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने जो आया है, इस प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में जा रहे हैं, इस मार्केट में आप जा रहे हैं, तो मार्केट में जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या कह रहे हैं, लोगों को समझा क्या रहे हैं, लोगों को बता क्या रहे हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं इसको एकदम शॉर्ट में से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं, आप समझिएगा बात को कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जब अप्लायंस जाते हैं तो हम मार्केट में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट की अहमियत क्या है, इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोडक्ट्स आने वाले के समय की जरूरत है, अभी जरूरत है। इस बात को हमने बताने की कोशिश करते हैं। स्टीव जॉब का एक शब्द है, स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली है कि लोगों की जरूरत को जानना और लोगों को जरूरत बताना, अगर आप सीख गए तो आप बिजनेस कर लेंगे। तो क्या इस प्रोडक्ट को लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं तो इस प्रोडक्ट की अभी करंट में जरूरत क्या है, उसकी फैमिली में जरूरत क्या है, और अगर वो परिवार पूरा हेल्थी है तो आने वाले समय पर उसके परिवार में इसकी जरूरत क्यों है, क्या आप ये बता पा रहे हैं। अगर ये बता पा रहे हैं तो ये आपकी फिलोसफी है, और यही फिलोसफी आपको सक्सेस करेगी। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर बता नहीं पा रहे हैं, तो आपको ना प्रोडक्ट को लेकर के ना अपनी फिलोसफी को ना सुधारने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोगों का ये मन में रहता है, वो काम तो जरूर करते हैं, और आज भी उनके मन में ये रहता है कि यार प्रोडक्ट ना महंगा है। कहीं अगर आपकी फिलोसफी आज भी ये है, ये पक्का है आपकी फिलोसफी में प्रॉब्लम है, और आपकी ये फिलोसफी आपको सक्सेस होने नहीं देगी। क्योंकि सुनार को ही सोना अगर महंगा लगने लग गया तो बिजनेस उसका चलने वाला नहीं है, उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को लेकर के ना हमको अपनी अपनी फिलोसफी को ना हमको करेक्ट करना होगा, हमको अपनी फिलोसफी को सुधारना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब किसी के पास जाता हूँ, इस प्रोडक्ट्स को लेकर जाता हूँ, तो मैं बेहतर तरीके से अपनी बताने की पूरी कोशिश करता हूँ कि इस प्रोडक्ट का मेरे मेरे परिवार में क्या इम्पेक्ट पड़ा है, इसका मेरे परिवार में क्या रोल है,
और ये प्रोडक्ट मैंने क्यों लिया था। उस समय मेरे घर में कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे, लेकिन मैंने इस बात को जाना और समझा कि यार पानी हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है, और ये पानी आज डैमेज हो गया है। ठीक है, आज मेरे घर में प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे घर में समस्या नहीं है, लेकिन यूं ही चलता रहा तो प्रॉब्लम्स और समस्याएं जो लोगों घरों में आ चुकी है वो मेरे घर में भी आ जाएगी। ये बातें मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सब चीजें मेरे अंदर है। मेरी फिलॉसफी बिल्कुल इस प्रोडक्ट को लेकर के क्लियर है कि ये इस सदी का एक बहुत बड़ा, कहने का मतलब अजूबा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स ना एक सदी में बनते हैं। तो ये मेरी मेरी अपनी फिलोसफी है। तो मेरी फिलोसफी जितनी स्ट्रांग है प्रोडक्ट को लेकर के, तो उतने अच्छे तरीके से लोगों को ना मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है, आप क्या समझते हैं। ये बातें कब क्लियर होगी, जब आपको ना इस प्रोडक्ट को लेकर के ना आ, आपसे बात की जाएगी, आपसे चर्चा की जाएगी। इस प्रोडक्ट को लेकर के मैं अपने डाउन लाइन से अपनी टीम से बात करता हूं, तो वहां पर समझ आ जाता है मुझे कि अभी भी प्रोडक्ट को लेकर के ना इनके अंदर ना, कहने का मतलब कहीं ना कहीं अभी भी प्रोडक्ट के रेट को लेकर के, प्रोडक्ट के रेंज को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस है। तो वो जब मार्केट में जाता है तो एक तरह से वो बोलता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अंदर से मान के बैठा कि प्रोडक्ट तो महंगा है। और यही बात ना उसके बिजनेस को रोक देती है। तो हमको ना ये समझना होगा। तो आपको अपनी फिलोसफी को इस प्रोडक्ट को लेकर के ना सही करना होगा कि पहले प्रोडक्ट को आप समझिए, प्रोडक्ट को आप देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज मेडिकल साइंस, हालांकि कंपनी इस बात का दावा नहीं करती, हम भी इस बात का दावा नहीं करते, दावा हमको भी नहीं करना है, कि मैंने अभी तक ये देखा है कि आज समाज में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम्स का अगर नाम लूं, कि लोगों को अगर आज के डेट पे बीपी या शुगर या थायराइड अगर हो जाए, तो मेडिकल साइंस यहाँ पर लोगों को उन दवाइयों से निजात नहीं दिला पा रहा है। लोग उस दवाइयों में उलझ के रह जा रहे हैं, बाद में उन दवाइयों के साइड इफेक्ट में उलझ के रह जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा जादुई, ऐसा एक करामती प्रोडक्ट आया है कि इसने लोगों की दवाइयां बंद कराई हैं। जिस चीज को मेडिकल साइंस नहीं कर पा रहा, उस चीज को हमारे कंगन कर दे रहा है। कितनी बड़ी हमारे लिए, कहने का मतलब गर्व की बात है। तो क्या ये जो प्राइड है, जो गर्व है हमारे अंदर है, हमारे चेहरे पे झलकता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे झलकता है, हमारी आंखों में झलकता है। अगर यह झलक नहीं रहा, क्योंकि झलकेगा कब, जब आपके अंदर रहेगा। अब चेहरे की चमक जो होती है ना, चेहरे की चमक जो होती है, वो चेहरे की चमक बाहर से फेयर एंड लवली लगाने से नहीं आएगा। अंदर की चमक एक अलग होती है, वो ना झलकता है आपके चेहरे पे। तो इस प्रोडक्ट को लेके जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा रहेगा ना, वो कॉन्फिडेंस ना पार्टी के सामने ना, प्रोस्पेक्ट के सामने झलकेगा, वो दिखेगा आपके। और आपके कॉन्फिडेंस से वो बंदा ना हिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर के ना आपकी फिलोसफी जब सुधरेगी इस प्रोडक्ट को लेके, तो लोग आपकी बातों पे विश्वास करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को लेकर आप ना पढ़ें, जानें, समझें, मार्केट में जो चल रहा है उसको देखें। टीम में गुरुवार को टेस्टमनी होती है, इतनी सारी टेस्टमनी बताई जाती है, लोग आकर के अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपनी तकलीफ को बयां करते हैं कि इस प्रोडक्ट ने हमको क्या दिया, इस प्रोडक्ट ने किस तरीके से हमको जीवन दिया। तो आपको ना इस प्रोडक्ट पे, कहने का मतलब ना, अटूट विश्वास आपको ना पैदा करना पड़ेगा। और वही वही अटूट विश्वास ना लोगों के अंदर ना ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपकी सेल्स की दुनिया में मात्र पैसे का और प्रोडक्ट का लेन देन नहीं होता, विश्वास का और कॉन्फिडेंस का आदान प्रदान होता है। आपके अंदर जो विश्वास है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जब वो अगले के सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होगा ना, फिर वहां से सेल निकलनी चालू होगी। तो आपको प्रोडक्ट को लेके समझना होगा, प्रोडक्ट को आपको जानना होगा, और इसकी गहराई में जाना होगा, इसकी तह में जाना होगा आपको। तो एक फिलोसफी आप चेक करिएगा, अपने आप से चेक करिएगा कि क्या प्रोडक्ट को लेकर मेरी फिलोसफी स्ट्रांग है। मात्र बोलने से काम नहीं चलेगा कि अच्छा प्रोडक्ट है ऐसा करके। आपने ताजमहल देखा है, आपने ताजमहल देख कर आए हैं और बोल रहे हैं कि ताजमहल काफी खूबसूरत है, लेकिन ताजमहल को क्या आप बयां कर पा रहे हैं कि ताजमहल के पास जाने के बाद में आपको क्या फील होता है। ताजमहल के पास आप 4 घंटा रुकते हैं तो वहाँ क्या आपको फील होता है। वहाँ पे संगमरमर किस तरीके का संगमरमर है, उसकी चमक क्या है। जैसे जैसे सिचुएशन बदलता है, टाइम बदलता है, सूरज अगर सवेरे का समय ताजमहल अलग दिखता है, दोपहर के समय अलग दिखता है, शाम के तरह अलग दिखता है। क्या इसको आप लोगों को बता पा रहे हैं। तो जितनी अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को आप ना प्रेजेंट करेंगे और अपनी फिलोसफी को स्ट्रांग करेंगे, जब आपकी फिलोसफी स्ट्रांग होगी तो जाकर के सामने वाला आपको सुनने के लिए राजी होगा।
तो माय डियर फ्रेंड, अपने ना फिलोसफी को चेक करो, प्रोडक्ट को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है, ऐसा करके। ठीक है, ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा, प्रोस्पेक्ट। आप मार्केट में जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट को लेकर के आपकी फिलोसफी क्या है? क्या प्रोस्पेक्ट को आपको ये लगता है कि आप प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट के पास आप जाएंगे तो आपकी सेल होगी, उस सेल होगी तो उससे आपको इनकम आएगा, पैसा आएगा? क्या आपका मात्र यही यही फिलोसफी है आपको? मैं अपनी फिलोसफी आपको शेयर करता हूँ। मैं जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाता हूँ तो प्रोस्पेक्ट को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो मार्केट में अलग अलग कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। आप प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करिए। एक डंडे से ना आप सबको नहीं हाँक सकते। अलग सब लोगों की अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग लेवल होता है लोगों का, अलग अलग उम्र होती है लोगों की। एक 20 साल, 22 साल, 25 साल की पार्टी को आप डील कर रहे हैं, वो उसकी अपनी एक फिलोसफी है। ठीक है। एक उससे उम्र दराज पर्सन को आप डील कर रहे हैं, आपको वहां पर अपनी फिलोसफी को रखना होगा, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी फिलोसफी को रखना होगा। एक परिवार जो स्वस्थ है, उसकी फिलोसफी अलग होगी, आपको उसके हिसाब से अपनी फिलोसफी को रखना होगा। एक पर्सन जो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में है, उसके हिसाब से आपको उन फिलोसफी को रखना होगा। तो प्रोस्पेक्ट के पास आप जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट को आप क्या समझते हैं? प्रोस्पेक्ट के बारे में आपकी फिलोसफी क्या है? ठीक है। अगर एक प्रोस्पेक्ट अगर आपकी टीम में आता है तो क्या आप उसको मात्र एक आदमी मान रहे हैं कि एक पर्सन आ गया आपके अंदर ज्वाइन हो गया, आपकी डिवाइस बढ़ गई, आप 3 थे तो 4 हो गए, 2 है तो 3 हो गए, और 100 मशीनें हो जाएगी तो 6 हो जाएंगे आप? उस प्रोस्पेक्ट को किस हिसाब से देख रहे हैं? मैं जब किसी किसी प्रोस्पेक्ट के पास बैठता हूं तो मैं उस प्रोस्पेक्ट को इस हिसाब से देखता हूं कि इस पर्सन के आने से मेरी टीम में एक संख्या बढ़ेगी, और एक पर्सन मेरी टीम में अगला 6 बन सकता है, 6 से 2 days 3 बन सकता है। उस हिसाब से आपको उसको डील करना होगा, किसी को नजरअंदाज नहीं करना होगा। हम पहले से जज करना चालू कर देते हैं लोगों को। ठीक है। आप नहीं समझ सकते कि उसके आजू बाजू, उसके इन्वायरमेंट में, उसके सर्कल में कितने लोग होंगे। तो प्रोस्पेक्ट को लेकर आप क्या समझते हैं? प्रोस्पेक्ट को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है? मात्र अगर उसको आप सोच रहे हैं कि इसको इसको डिवाइस बेच दी जाए, तो यहाँ पर आपका कहने का मतलब आपको ना अपने आप को अभी और भी सुधार करने की जरूरत है प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी फिलोसफी को चेक करना होगा। ठीक। मैं कल रात को एक अपने डाउनलाइन से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात बोली कि सर मैं डेमो दिखा रहा हूँ लेकिन डेमो में रिजल्ट ना कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो रिजल्ट अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है कन्वर्ट नहीं हो रहा रिजल्ट? ये हो सकता है कि उस प्रोस्पेक्ट के पास आप गए हो तो ये सोच के आप गए हो कि कहने का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट्स, कहने का मतलब मैं डेमो दिखाऊंगा और रिजल्ट आ जाएगा। क्या आपने उसकी नीड को जानने की कोशिश की है? आपकी नजर में लग रहा है कि मेरा डेमो अच्छा है। डेमो अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। डेमो अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। आपको कहने का मतलब ये समझना होगा, क्या ये जो डेमो में दिखा रहा हूं, उस डेमो में प्रोस्पेक्ट को अपने घर के लिए इस प्रोडक्ट की जरूरत को मैं समझा पा रहा हूं? आपको इसको जानना होगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि डेमो अच्छा है, डेमो अच्छा है। डेमो अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, जरूरत समझ में आनी चाहिए। अगर उसके घर में अभी जरूरत है तो वो समझ में आनी चाहिए, जरूरत आगे पड़ सकती है ये समझ में आना चाहिए। तो प्रोस्पेक्ट को इस हिसाब से जब आप समझेंगे ना, तब जा करके ना प्रोस्पेक्ट के माइंड, एक तरह से बोला जाए कि ये लोगों को पढ़ने का काम है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का काम है। तो हम लोगों को पढ़ने के हिसाब से लोगों के पास जाए हम। ठीक है, मात्र ये नहीं कि सेल करने के हिसाब से हम ना जाए लोगों के पास। तो प्रोस्पेक्ट को लेकर के, उस कस्टमर को लेकर के आपकी क्या क्या फिलोसफी है, आप इस बात को आप समझिए। तो अपने अपनी आप जहां भी आपको अपनी फिलोसफी अगर कमजोर लगेगी ना, तो वहां पर आप कहने का मतलब अपनी फिलोसफी को सही करिएगा। आप देखिएगा, जब आप एक रिच पर्सन के पास जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा अदब रहता है। एक लोअर क्लास के पर्सन के पास जाते हैं तो आपके पास एक अलग सा आपका बिहेवियर रहता है। तो ये दो भाव नहीं चलेगा आपको। बोला गया ना, धंधे में बोला गया ग्राहक भगवान होता है, तो हमको सबको ना सम भाव से देखना होगा। हमको सबको उस हिसाब से, कहने का मतलब सबको रिस्पेक्ट के साथ ना इस प्रोडक्ट को, डेमो को हमको देना होगा। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि एक पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठेंगे तो एक अलग बिहेवियर रहता है, एक लेबर क्लास के साथ बैठेंगे तो अलग अलग बिहेवियर रहता है। आपको इन सब चीजों से परे हटना होगा, सबको एक हिसाब से लोगों ने डील करना होगा आपको। ठीक है। तो आप अपनी अपनी फिलोसफी को आप चेक करिए। जितनी ज्यादा स्ट्रांग फिलोसफी आपकी रहेगी प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो उतना ज्यादा उसके साथ में आपकी बॉन्डिंग होगी। और जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी,
उतना ज्यादा, कहने का मतलब आपके बिजनेस के ग्रोथ होने की, आपकी टीम के बढ़ने की संभावना है। तो अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर के अपनी फिलोसफी को आप खुद ही चेक करिए कि आपके अंदर वास्तविकता क्या है, अभ्रम क्या है आपका। ठीक है। अब मैं आता हूँ डाउन लाइन को लेकर के। आपकी टीम में जो आपके डाउन लाइन्स आए हैं, दो अगर टू है आप तो 3 लोगों की संख्या बन गई है, थ्री है आप तो 10 लोगों की संख्या बन गई है, फोर है तो 20 लोगों की संख्या बन गई है। तो डाउन लाइन्स जो आपके अंदर आए हैं, इनको लेकर आपकी क्या फिलोसफी है आपको? ये जो आपकी टीम में जो लोग आए हैं, ज्वाइन हुए हैं जो विश्वास के साथ में, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? चेक करिए अपनी फिलोसफी को। हम पहले आ गए तो हम हमारी थोड़ी डिवाइस ज्यादा हो गई तो हमारा रैंक बढ़ गया, तो हम एज ए अपलाइन हो गए, एज ए हम सीनियर हो गए। तो डाउन लाइन आया है, तो इस डाउन लाइन को आप क्या समझते हैं? हमको ये समझना होगा कि हम यहाँ टीम बना रहे हैं, हम यहाँ टीम बना रहे हैं, हम नौकर नहीं बना रहे हैं। ठीक है। डाउन लाइन्स का मतलब क्या? ठीक है। ये डाउन लाइन्स आया है किस लिए आया है? एक बहुत ही उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आपके साथ जुड़ा है। उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। वो जो सीख नहीं पा रहा है तो उसको सिखाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है। तो डाउन लाइन को लेकर के आपकी फिलोसफी क्या है, आप इसको समझिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि डाउन लाइन्स को ये रहता है, देखिए क्या है यहाँ ना, जब आपकी टीम में जब एक अलग पर्सन आता है, लोग आते हैं ना, तो एक तो हम जिस इंडस्ट्री में, इस बात को आप समझिएगा और इस लाइन को आप याद रखिएगा कि पहले तो आपका परिवार बनेगा। कुछ लोग आएंगे, 2 4 5 10 15 20 30 40 50, आपकी संख्या बढ़ेगी। जैसे हाड़ा जी के अंदर 20,000 लोगों का परिवार है, 20,000 लोगों का परिवार है हाड़ा जी का। तो पहले परिवार बनेगा, फिर परिवार में ना थोड़ी ना कलह होगी। ठीक है। फिर सामंजस्य और समझौता होगा, तो जाकर के बिजनेस होगा। तो जब आपके अंदर डाउन लाइन आएगा तो उसकी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, वो कुछ अलग सोचता है, आप कुछ अलग सोचते हैं। तो एज ए बिजनेस पार्टनर के हिसाब से अगर उसको डील करेंगे ना तो बेटर रहेगा, लेकिन एज ए डाउन लाइन, एज ए नौकर के हिसाब से आप डील करेंगे ना तो मामला आपका गड़बड़ होगा। तो विचार, दो लोगों का विचार टकराएगा। तो आपका विचार अगर सही है, आपकी फिलोसफी अगर सही है, तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए, उसको धीरे से करेक्ट करने की कोशिश करिए, पहले कनेक्ट होइए उसके साथ, कनेक्ट होइए, फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। अभी हम अगले के साथ कनेक्ट हुए नहीं है और हम उसको करेक्ट करने पे लग जाते हैं, और यहाँ पर फिर क्या है ना, टीम टूटनी चालू हो जाती है। डाउन लाइन का मतलब ये होता है कि डाउन लाइन का मतलब ये होता है कि एक तरह से, कि अगर आपने अपने घर में एक बच्चे को पैदा किया है तो जिस हिसाब से उसकी देख रेख होनी चाहिए, जिस तरीके से आप उसकी चिंता करते हैं, उस तरीके से आपको अपने डाउन लाइन की चिंता करनी पड़ेगी। ये मेरी फिलोसफी एकदम क्लियर है मेरी। एक लाइन में मेरी फिलोसफी है कि ये जिस तरीके से मैंने अपने बच्चे को पैदा किया है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इस तरीके से मेरा डाउन लाइन आया है। अगर मैंने इसको सिखा दिया, पढ़ा दिया, इसको समझा दिया, इसको लीडर बना दिया, तो ये मेरे जीवन का सहारा बनेगा। और ये बात डायरेक्ट सेलिंग में गलत नहीं है। तो जब आपकी फिलोसफी सुधरेगी तो उस हिसाब से आपका नजरिया बदलता है, आप फिर उसके लिए फिर आप काम करना चालू करते हैं। उसके ग्रोथ में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। तो अपने डाउन लाइन को लेकर के अपनी फिलोसफी को आप क्लियर करिए उसको। ठीक है। अपलाइन को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है? आप ज्वाइन हो गए हैं एक पर्सन को, और एक पर्सन के साथ में, और बहुत सारे लोग ना अपलाइन को एक तरह से बोला जाए कि जैसे बहुत सारे अपलाइन डाउन लाइन को समझते हैं, तो डाउन लाइन भी अपलाइन को ही समझते हैं कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इनके अंदर आए हैं। तो अगले से अगर काम लेना है, देखिए सहयोग लेना भी ना एक कला है, आपको ना वो सहयोग लेना आना चाहिए, आपको आपको सहयोग लेना आना चाहिए। तो अपलाइन को लेकर आप क्या सोचते हैं? ठीक है। तो आपकी फिलोसफी अपलाइन को लेकर क्या है? मेरी फिलोसफी है कि अगर कहने का मतलब, मैंने अगर किसी को अपलाइन माना माना है तो मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी की बागडोर इनके हाथ में है, और ये इनके डिसीजंस, क्योंकि ये जिस जगह पहुंचे हैं उस जगह अभी मैं नहीं पहुंचा हूं। और अगर ये जिस जगह पहुंचे हैं तो उस जगह पहुंचने के लिए इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई हैं, बहुत सारी परेशानियां आई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। उस चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया है, और वो चैलेंजेस अगर मेरी लाइफ में आएंगे तो वो चैलेंजेस का समाधान मुझे यहाँ से मिल सकता है। मैं अपने लेवल पर अपनी कोशिश करूंगा, जहाँ समझ नहीं आएगा वहां मैं एज ए गाइडेंस के लिए मैं अपलाइन का सहारा लूंगा।
ठीक है। बहुत सारे लोग अप्लायंस को क्या है ना, एक तरह से ना मजदूर बना लेते हैं, मजदूर बना करके अगले का उपयोग करना चालू करते हैं। ठीक है। तो सहयोग करना और सहयोग लेना और उसका दुरुपयोग करना, ये दोनों बातें होती हैं। तो कहीं हम अपलाइन को उस तरीके से तो हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपलाइन को लेकर अपनी फिलॉसफी नहीं सुधारेंगे, तो फिर वहां पर हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, और वहां पर फिर अगला आपसे दूर होना चालू होगा। तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक तरह से तराजू का जो पलड़ा होता है, तराजू जैसे रहता है, तो तराजू बीच में एकदम स्टैंड रहता है। तो एक पलड़े पे आपके डाउन लाइन्स है, एक पलड़े पे आपके अप लाइन्स है, दोनों का बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। सकता है कि हमारा कोई अप्लायंस है, हम जिसके अंदर ज्वाइन हुए हैं, वो कहने का मतलब इतने एक्सपर्ट्स ना हो, लेकिन और ऊपर का पर्सन अगर कोई एक्सपर्ट्स हैं, हम हमारा विचार उनसे मिलता है, हमारी बातें उनसे मिलती है, और उनका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बीच में जितने भी लोग आए हैं, बाय द वे जितने भी लोग अगर आ गए हैं, तो वहां पर जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, वो कल्चर हमको अपने अंदर डेवलप करना होगा, वही कल्चर अपनी टीम के अंदर हमको डेवलप करना होगा। एक डाउनलाइन जो आपके पास आया है, अभी आपकी टीम में आया है, अगर उस डाउनलाइन के साथ आपने काम नहीं किया, और आप कल के डेट में पैरासूट एंट्री मारोगे और वहां पर अपलाइन बंद करके एक रुतबा मारने की कोशिश करोगे, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आज आपके पास समय है, आज जितने 3A 4A 5A 6A है, आज उनके पास समय है, एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि नीचे डाउन लाइन्स आएगा, उसके साथ ना हर पर्सन काम नहीं कर पाएगा। तो आज सही मायने में जब आपका बच्चा छोटा है ना, तो उस समय आपको समय देने की उसको जरूरत है आपको। ठीक है। आज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। उस समय आप आज किसी के साथ आप 7 दिन का समय दे सकते हो, एक समय ऐसा आएगा कि एक दिन का समय आपको नहीं आप नहीं दे पाओगे। तो आज जो आपको पे करना है, अगर आज वो पे करके आप रखोगे ना, तो अगले की लाइफ में अगर कुछ चीजें ऐड होगी, उसकी ग्रोथ में आप उसके भागीदार बनोगे ना, तो उस तरीके से कहने का मतलब वो आपको अपलाइन मानेगा। ठीक है। तो हमको एक अच्छा अपलाइन भी बनना है, और जो हमारे जो अपलाइंस हैं उनको उस हिसाब से हमको समझना है। अपलाइन को लेकर के हमको अपनी फिलॉसफी क्लियर करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें आती है, मैं उन बातों पे अगर मैं बोलूं, मैं आज मीटिंग्स का ये चल रहा है, मीटिंग्स में हम बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस में हम बोले कि एक तरह से माना जाए हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। बिजनेस पार्टनर का मतलब क्या होता है? बिजनेस पार्टनर का मतलब ये होता है कि काम, अगर दो लोगों ने दुकान खोली है, और दो लोगों ने दुकान खोली है और पार्टनरशिप में दुकान खोली है, और एक पर्सन ने अगर मार्केटिंग का जिम्मा लिया है और एक पर्सन ने दुकान में बैठ करके उस दुकान को चलाने का जिम्मा लिया है, तो दोनों का काम बराबर है। एक आदमी मार्केटिंग करने के लिए फील्ड में उतर गया, लेकिन आपने दुकान नहीं खोली तो भी धंधा नहीं चलेगा। और आपने दुकान खोल दिए टाइम से, लेकिन आपका बिजनेस पार्टनर मार्केट में मार्केटिंग के लिए जा रहा है, तो भी धंधा नहीं चलेगा। तो हमको ना समझना होगा कि मेरा रोल क्या है और अपलाइन का रोल क्या है। ठीक है। और हम क्या है ना, उस हिसाब से अपलाइन के रोल को नहीं समझते। हम खर्चा जहां होता है वहां पर कहने का मतलब हम कदम नहीं बढ़ाते। हम पैसे की बात करें तो हम इस बात का बजट बना लेंगे कि मुझे इस इंडस्ट्री में 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है। क्या हमने बजट बनाया है कि हाँ, इसमें जो जो खर्च होंगे, जो व्यय होगा, उसमें मेरी हिस्सेदारी क्या रहेगी, अपलाइन की हिस्सेदारी क्या रहेगी? बहुत सारे लोग बस अपलाइन की तरफ कहने का मतलब ताकते रहते हैं, आगे से कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो अपलाइन को इस तरीके से हम लोग ना, बोला जाए ना, उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है। तो आपको अपने अप्लायंस को लेकर के आपकी फिलोसफी क्या है, ये आप ही जान पाएंगे, ये आप ही जान पाएंगे। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा। और ये चीजें झलक जाएंगी, और ये चीजें झलक जाएंगी तो अपलाइन आपसे दूर हो जाएगा। तो आपको ना अपनी फिलोसफी को ना अंदर से क्लियर करना पड़ेगा। मैं अपने अपलाइन को अगर मानता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री में कोई आगे ले जा सकता है, तो ये जो शख्स है, यही शख्स मुझे आगे ले जा सकता है। ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने अपलाइन को लेकर अपनी फिलोसफी को आप क्लियर करने की कोशिश करिए आप। क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि आपको, क्योंकि जब वो अपने अपलाइन के सामने आप बैठते हो, जब जब मेरे डाउन लाइन्स जो हैं और उनके डाउन लाइन्स हैं, जब वो सामने आमने सामने बैठते हैं, तो हाँ मैं समझ जाता हूँ कि इसकी फिलोसफी ना अपने अपलाइन को लेकर क्या है। अब यहाँ आप बैठे हैं तो मैं आपको नहीं समझ सकता। क्या अपलाइन अपलाइन जब आपके पास अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आप इस बात को और गौर करेंगे ना, तो पुराने जमाने में एक कहावत होती थी कि जब लोग लड़की देखने जाते थे, तो जिस गिलास में पानी आता था, उस गिलास में अगर दूध की खुशबू आ जाती थी, तो बुजुर्ग जान जाते थे इस घर की महिलाएं कैसे हैं करके। ठीक है।
लोगों के चलने के हिसाब से, उनके पाँव के चलने के हिसाब से लोग जान जाते थे ना कि इस घर से, कहने का मतलब रिश्ता जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। तो सही, अगला अगर आप लाइन अगर बैठेंगे ना, तो आज मैं अपने किसी डाउन लाइन के साथ बैठा हूँ, अगर उसका डाउन लाइन आया, ठीक है, और डाउन लाइन से बैठा हूँ, उसका अपलाइन आया, तो उसको देख के समझ में जाता है कि वाकई इसको अपलाइन मानता है या नहीं मानता है करके। ठीक है, वो रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता है। नियम ये कहता है कि अगर आपका आपका अपलाइन आ रहा है, तो अगर आप बैठे हुए हैं तो आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, आइए सर बैठिए करके। 1 मिनट में समझ में आ जाता है आपका कि आप अपना अपलाइन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और यही फिलोसफी आपको ना आगे लेके जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, अपनी फिलोसफी को आप चेक करिए, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी फिलोसफी में छिपी हुई है। ठीक है, आपकी फिलोसफी में छिपी हुई है। ताली दोनों हाथ से बजेगी, अकेले का काम नहीं है। ये क्रिकेट का मैच है, ये क्रिकेट का मैच है। एक एक तरफ आप बैट लेकर खड़े हैं, एक तरफ आपका अपलाइन बैट लेकर खड़ा है। आपने रन के लिए आवाज लगा दी और आप नहीं दौड़े, तो अपलाइन आउट हो जाएगा। और अपलाइन दौड़ गया और आप नहीं दौड़, तो भी आप कहने का मतलब आउट हो जाओगे। तो दोनों को बराबर खेलना होगा। तो इतनी बाउंडिंग हमको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, टीम को लेकर के टीम को लेकर के मैंने ऑलरेडी अपलाइन और डाउनलाइन की बात की है, तो मैं ऑलरेडी इसमें टीम भी इंक्लूड हो जाती है। तो टीम को लेकर के हमारी फिलोसफी क्या है? ठीक है, आपकी टीम में अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे, अलग अलग एज के लोग आएंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग आएंगे। ठीक है, तो सबके साथ में आपको ये समझना होगा। ठीक है, अगर आपसे उम्र दराज आ गए हैं, ठीक है, आप अपलाइन हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट आपको अगले को देनी होगी, वो उम्र का भी एक तकाजा होता है। ठीक है, मैं एक बोलूं, मैं कि सही मायने में अगर बोलूं मैं, तो मैं अपनी एक लाइन में एक बात ये बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आदमी को एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, आदमी को एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो जब वो अच्छा इंसान बनता है ना, तो छोटों की भी इज्जत करता है, बड़ों की भी इज्जत करता है। तो आपकी टीम में जो लोग आएंगे, लोग आपको लाइक करने चाहिए, लोग आपको पसंद करने चाहिए। आज हाड़ा जी को देखिए, हाड़ा जी अगर कहीं जाते हैं तो 4 लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। हाड़ा जी रायपुर आ रहे हैं तो 4 लोग मिलने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, क्यों? तो हाड़ा जी ने ऑलरेडी वो पे किया है, डाउनलाइन के रोल को निभाया है, अपलाइन के रोल को निभाया है, टीम को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो उस तरीके से ना आपको टीम में पे करना होगा, तो एक अच्छी टीम आप बना पाएंगे, एक अच्छा कल्चर आप लोगों को दे पाएंगे। तो टीम को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है? ठीक है, बहुत जगह ऐसा रहता है कि कहीं से आपको ज्यादा पैसा आता है, कहीं से कम पैसा आता है, प्लान के हिसाब से। ठीक है, तो जहां जहां से जहां से पैसा नहीं आ रहा है, जहां से कम पैसा आ रहा है, क्या वो आपके टीम का हिस्सा नहीं है? अगर आपसे सपोर्ट मांग रहा है, तो क्या आपको सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो टीम को लेकर के आप अपनी फिलोसफी को क्लियर करिए। ठीक है, क्योंकि वो पूरे, अगर आपके आईडी के नीचे में जो भी पर्सन आया है ना, वो आपकी टीम का हिस्सा है। तो उसकी ग्रोथ के लिए भी आपको चिंता करना होगा, समझना होगा। जिस तरीके से भी आपका सहयोग होता है, वो सहयोग आपको अगले को करना होगा। ठीक है, आप खुद फिजिकली नहीं कर सकते, किसी और से करवा सकते हैं। अगर कोई एक पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, वहां किसी और को अपने डाउन के, अगर उसकी टीम के उसके डायरेक्ट अपलाइन है, आप उनको लगा सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल टीम को आपको समझना होगा और उस हिसाब से आपको लेके चलना होगा। बहुत सारे लोग टीम का मतलब क्या, टीम का मतलब लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर आपके अंदर 50 लोगों की संख्या है, 50 को टीम मान लेते हैं। एक तो यहाँ आपको अपनी फिलोसफी को क्लियर करना होगा टीम को लेकर के। जो आपका ग्रुप है वो आपकी टीम नहीं हो सकता। ग्रुप का मतलब एक अलग होता है, टीम का मतलब एक अलग होता है। तो आप क्या अपनी टीम, आप अगर इसमें आप लंबा जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम बनाना होगा। तो क्या आपको अपने हिसाब से, अपने पैमाने के हिसाब से अपनी टीम का सिलेक्शन तो करना होगा। नहीं तो लोग बोले कि मैं, आज लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर 50 की संख्या है, 100 की संख्या है, लेकिन बोला जाए कि टीम में मीटिंग की अगर जब उपस्थिति होती है, तो 5-10 लोग नहीं आते। तो कहाँ है आपकी टीम? है टीम रहती तो पूरी टीम उपस्थित होती है आपकी। तो यहाँ पर आपको अपनी फिलोसफी को ना क्लियर करना होगा। ठीक है, सक्सेस को लेकर आपकी, फिर मैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर के लास्ट में बात करूंगा मैं। सक्सेस को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है? सफलता का मायने क्या है? मुझसे अगर मेरी फिलोसफी अगर समझेंगे सक्सेस को लेकर के, तो मेरी फिलोसफी एकदम क्लियर है कि सक्सेस मेरी है, तो इसके लिए जद्दोजहद मुझे करनी होगी। मेरे सक्सेस की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप
सक्सेस को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है? सक्सेस को लेकर के क्या आपका जो रैंक है, उस रैंक की जिम्मेदारी, आपके शिक्षे की जिम्मेदारी, आपके शिक्षे टुडेस की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ये जो भार है ये हमने अपलाइन के बल पे तो नहीं छोड़ दिया? मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, लोग ये बोलते हैं कि सर हम लोगों को ला देंगे, आपको लोगों को लीडर बनाना है। तो भैया आप क्या करोगे? मुझे हंसी आती है लोगों को। हाँ? आज उनके रैंक की बात नहीं करूंगा, रैंक उनका बढ़ रहा है, लेकिन रैंक के हिसाब से आज भी वो एक आदमी को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। वो बस ना सहारे में बैठे हुए हैं। तो उनकी सक्सेस की जिम्मेदारी, वो उन्होंने अपने सक्सेस की जिम्मेदारी उन्होंने कहाँ उठाई है? उन्होंने अपने सक्सेस की जिम्मेदारी दूसरे के भरोसे छोड़ के रख दी है। तो आपको अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी आपको लेना होगा। ठीक है? एकदम साफ सुथरी फिलोसफी को आपको क्लियर करना होगा, मेरी सक्सेस है और मेरे सक्सेस की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है? और मुझे इसको अचीव करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, मैं उसके लिए वचनबद्ध हूं और मैं काम करूंगा इसके लिए। आप दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकते। नहीं तो मालूम चला नीचे ऑर्डर कर रहे हैं, ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपलाइन बोल रहा है तो हम काम कर रहे हैं, नहीं बोल रहा है तो हम काम नहीं कर रहे हैं। अपलाइन कोई काम बता रहा है तो फिर हम मार्केट में निकल रहे हैं। तो आप, अगर आप अपलाइन मीटिंग लगाने बोल रहा है तो हम मीटिंग लगा रहे हैं। तो अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी आपने कहाँ ली है? अगर आपने अपने सक्सेस की जिम्मेदारी ली है तो आपको, आप बगैर बोले अपने डेमो को काउंट करेंगे, अपने डेमो का आप सुधार करेंगे। अगर आप बगैर बोले मीटिंग लगाने की बात करेंगे, मीटिंग आप ले सकते हैं तो आप मीटिंग लेंगे। अगर आप मीटिंग्स नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसमें अपलाइन को इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अपलाइन के बोलने के बाद अगर कहने का मतलब आप डिसीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब सक्सेस की जिम्मेदारी आपने अपनी सक्सेस को अपनी सक्सेस माना ही नहीं है। वो सक्सेस आप गिफ्ट में चाहते हैं। असफलता थाल में परोसी नहीं जाती। सफलता के लिए आपका आदमी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा बुरा होगा, अपलाइन ऊपर में है आपको बताने के लिए, लेकिन आप कहने का मतलब उसके लिए डिसीजन तो लीजिए कि मुझे मीटिंग लगानी है। आपके 10 लोग आ गए हैं, 10 में 4-5 लोग आते हैं, उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग मेरी होनी चाहिए, मेरी टीम की मीटिंग होनी चाहिए। सक्सेस आपकी है। तो ये चीजें आपको अपने हिसाब से सोचनी पड़ेगी। ठीक है? तो यहाँ पर आपको, अगर यहाँ पर आपकी फिलोसफी अगर क्लियर है तो यहाँ पर अगर कहीं प्रॉब्लम्स है तो आप देखिए ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स में कहाँ पर आप रॉन्ग है। क्योंकि जो आपके अंदर, दुनिया में इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है। ठीक है? लेकिन सच्चाई क्या है उसके अंदर है, वो खुद समझ जाएगा वो। ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हमारी फिलोसफी क्या है? आज मार्केट में आप जाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के क्या फिलोसफी है आपको? आज भारत की प्रॉब्लम से है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम बिजनेस, हम और आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, हम इसको बिजनेस मानते हैं। लोग इसको बिजनेस मानते ही नहीं है। बिजनेस का मतलब लोग क्या समझते हैं? बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक दुकान होती है, उसमें सामान हम भर लेते हैं, बैठ जाते हैं, और एक ग्राहक आता है, उसको हम सामान देते हैं। लोग इसको बिजनेस मानते हैं। इसको लोग बिजनेस मानते ही नहीं है। ये भारत की प्रॉब्लम्स है। अभी ये ट्रेंड यहाँ आया नहीं है, अभी ये बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है, इस इंडस्ट्री को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। लोगों ने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम किया है। आज तरह तरह के मीम्स बनते हैं। ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग का लोग उपहास उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। अगर आपके सामने कोई एक पर्सन आ रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है, आपको क्लियर करना आना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में। तो आपके अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के ही अंदर कुछ नहीं है, तो आप कैसे क्लियर करेंगे लोगों को? कैसे उन्हें बता पाएंगे? डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मेरी फिलोसफी एक ही लाइन में क्लियर है। देखिए, आपकी फिलोसफी एक लाइन में क्लियर होनी चाहिए। जितनी स्ट्रांग फिलोसफी रहेगी, एक लाइन में क्लियर हो जाएगी, आपको 10 लाइन बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और उसी के बल पे आप काम करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग को मैं जहां तक समझा हूं, तो मैं अपनी अपनी भाषा में साफ सुथरी ये बात बोलता हूं कि अमीर आदमी को अमीर बनने के 10 रास्ते हैं, लेकिन गरीब आदमी को अगर अमीर बनना है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी फिलोसफी एकदम क्लियर है। ठीक है? तो जब ये बात मेरे अंदर है, तो इस डायरेक्ट सेलिंग के इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं किसी के साथ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, इसके इतिहास को लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के क्या मुझे बताना आता है? तो मेरे अंदर इसके लिए अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो मैं इस पे ना 1 घंटे के लोगों से बात कर सकता हूँ।
कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, उनका जो धारणा जो गलत है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, उसको मैं डाउन कर सकता हूँ। वो मुझे बताएंगे कि मैंने उसको देखा, वो जुड़ा, वो बंद हो गया, वहां पर लोगों का पैसा फंस गया। मैं बता सकता हूँ लोगों को कि चिट फंड क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। ठीक है। आज जितनी डेवलप कंट्रियां हैं, उस डेवलप कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के वहां के बड़े बड़े जो लोग हैं, आज लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग ऑलरेडी अपना टाइम दे रहे हैं। तो ये बातें जब मेरे अंदर रहेगी, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मेरे अंदर कहने का मतलब पूरी, कहने का मतलब पॉजिटिविटी रहेगी, तब तो मैं लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और यही कॉन्फिडेंस और यही लोगों के सामने झलकेगा, और फिर वो आपके साथ आना चालू होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपकी फिलोसफी क्या है, क्लियर करिए, अपनी फिलोसफी को क्लियर करिए। क्योंकि हम यहाँ लक बाई चॉइस तो आए नहीं है, लक बाई चांस आ गए हैं। आज जो लक बाई चॉइस आया है वो सक्सेस हुआ है। हाड़ा जी लक बाई चॉइस आए हैं, प्रधान सा लक बाई चॉइस आए हैं, जितने भी अप्लायंस वो लक बाई चॉइस आए हैं। तो जो लक बाई चॉइस आया है वो सक्सेस हो रहा है। आप लक बाई चांस आए हैं, तो अपने इस लक बाई चांस को ना चॉइस में बदलिए। आपको एक अच्छी इंडस्ट्री मिली है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अपनी फिलोसफी को क्लियर करिए। ठीक है। अब मैं आता हूँ इनकम पे। यहाँ से जो इनकम आपको जनरेट हो रही है, इस इनकम को लेकर आप क्या समझते हैं? मैंने ये देखा है, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों का एक भ्रम रहता है कि जब देखिए, जब लोग आते हैं, अ, शुरुआत में तो ये बात सही है कि शुरुआत में इस भ्रम का होना जायज भी है, लेकिन समय रहते उनको समझना होगा, और हमको उनको समझाना भी आना चाहिए कि जब शुरू शुरू में जब इनकम होती है लोगों की, जैसे पहली मशीन लगी तो 13,000 आया, दूसरी मशीन लगी 13,000 आया, तीसरी मशीन लगी 26,000 आया, तो वो इस भ्रम में चले जाते हैं कि यार पार्टी मेरी है, ये तो मेरे परिचय में ना काम हो रहा है, ऐसा करके यही आदमी मार खा जाता है। ये उस बात को भूल जाता है कि पार्टी जरूर मेरी है, लेकिन इसमें सीनियर का अपलाइन का भी कंट्रीब्यूशन है। अपलाइन मेरे साथ बैठा है, अपलाइन ने डेमो दिखाया है, अपलाइन ने लोगों को समझाया है। जो मीटिंग होती है वाउ एकेडमी की, या जो ट्रेनिंग होती है, उसमें मुझे ये बताया गया है कि टाइम कैसे लेना है और बात कैसे करनी है, ऐसा करके फॉलोअप कैसे करना है मुझे बताया गया है। और उन सब सब चीजों के चलते मुझे इनकम जनरेट हुई है। लेकिन वो पर्सनल ये मान लेता है, ये तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैं आपको लोगों के पास ले गया और अब काम हो गया, ऐसा करके। लेकिन वही पर्सन जब कुछ मशीनें होने के बाद जब अकेले फील्ड में उतरता है, तो उसको समझ में आता है काम नहीं चल रहा है। ठीक है। तो जो ये इनकम हो रही है, क्या हम मानते हैं कि इस इनकम में पूरी वाउ एकेडमी का, अपलाइन का, पूरे एलओएस का सपोर्ट है और सहयोग है, ऐसा करके? मेरे जो लोग आए हैं मेरी टीम में, अगर कोई एक जूनियर काम कर रहा है, तो इसमें पूरे इस इन्वायरमेंट का, पूरे इस वाउ एकेडमी का, या पूरे मेरे एलओएस का सपोर्ट है। मेरे अपलाइन ने भी मेरे डाउन लाइन को ना मोटिवेट किया था, ऐसा करके। क्या हम ऐसा मानते हैं? तो जो इनकम आती है, तो वो इनकम को हम अपनी इनकम मानते हैं, लेकिन काम को हम अपना काम नहीं मानते। वो काम हम दूसरे के भरोसे करना चाहते हैं। ठीक है। अगर इनकम आ रही है, तो कल को अगर मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में मेरी इनकम का कुछ कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए। क्या हम इसको मानते हैं? क्या मैं अपलाइन के साथ में अगर फील्ड में जा रहा हूं, तो उसमें भी कुछ हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्या मैं ऐसा मानता हूं? ये बिजनेस है, इस बिजनेस में पैसा लगता है। क्या मैं ऐसा मानता हूं? तो इन सब चीजों को हम नहीं मानते। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसी बहुत सारी टीमें हैं, कि उस जगह पर उन्होंने पर्सनल में काम किया और पर्सनल में कोई भी रिजल्ट कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन टीम से रिजल्ट कन्वर्ट हुआ है। लेकिन वो पैसा हमारी इनकम में जनरेट, वो एक जो इनकम है ना हमारे अकाउंट में जनरेट हुई है, तो उस इनकम को मैं किसकी इनकम मान रहा हूँ? उस इनकम को मैं अपनी इनकम मान रहा हूं, लेकिन वो इनकम कहां से आ रही है, किसकी मेहनत से आ रही है, किसकी बदौलत आ रही है? क्या मैंने कभी इस पे विचार किया कि इसमें मेरे अपलाइन का सपोर्ट है, मेरे कहने का मतलब एलओएस का सपोर्ट है, पूरी मीटिंग का सपोर्ट है, मेरे अपलाइन ने ये मेरे इन्वायरमेंट बना के रखा है, एक पॉजिटिविटी बना के रखी है, एक माहौल बना के रखा है, जिससे मेरी टीम बची हुई है, और उसके चलते मेरी टीम में लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और मेरी टीम आगे बढ़ रही है। क्या मैंने इसको माना? तो इनकम को तो मैं अपना मान रहा हूं, लेकिन वर्क को देख रहा हूं मैं।
तो जब हम ना एक पेपर पे ना अपना वर्क लिखना चालू करेंगे और अपनी अपने हिसाब से जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको लिखना चालू करेंगे, और एक तरफ जब बाकी चीजों को लिखना चालू करेंगे, तो मालूम चलेगा कि हमारा जो रोल है ना वो बहुत ना सुई मात्र का है हमारा, लेकिन पैसा हमको ज्यादा आ रहा है। तो क्या वो इनकम, सीनियर ये नहीं बोल रहा है कि उस इनकम से कुछ अंश मुझे आप दे दो करके, ठीक है, लेकिन सीनियर ये जरूर चाहता है कि वहां पर जो जिस तरीके से आपको टीम को सपोर्ट करना चाहिए, आपको फील्ड में खर्च करना चाहिए, जाना चाहिए, नीचे लोगों की इनकम जनरेट करनी चाहिए, ठीक है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो वो चीजें क्या मैं कर पा रहा हूं? तो इनकम पूरी मेरी है, पैसा जब अकाउंट में आया तो पैसा पूरा मेरा है। मेरे पास आज भी जो पैसा आता है मैं समझता हूं, मैं इस बात को मानता हूं ना कि इसमें कुछ अंश ना इसमें मेरी टीम का बनता है करके, ठीक है। उनकी उनकी टीम में खर्च होना चाहिए, चाहे वो मैं जाकर खर्च करूं, पेट्रोलिंग में खर्च करूं, मैं ट्रेवलिंग में खर्च करूं, मीटिंग में खर्च करूं, जो भी वो ना वहां खर्च होना चाहिए, उनकी टीम में मेरा समय लगना चाहिए। तो क्या मैं इस तरीके से कभी सोच पा रहा हूं मैं? ठीक है, तो आपको ना सोचना होगा, इस इनकम को लेकर के भी आपको ना सोचना होगा, ठीक है। अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस वाले रहते और आप एक किराए की दुकान लेते, किराए का 30,000 रुपए दुकान का किराया देते, उसमें माल भरते, अपना टाइम देते, इनकम होती चाहे नहीं होती, लेकिन वो दुकान का किराया रेंट तो आपको भरना पड़ता, बिजली का बिल आपको भरना पड़ता, अगर आपने इंप्लॉय रखा उसको पेमेंट तो करना पड़ता, सही है गलत है? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं करने के बाद भी इनकम जनरेट हो रही है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ना तो बड़ा तकलीफ होता है मुझे, यार ऊपर वाले ने इतना भाग्यशाली इसको बनाया, इतना अच्छा बिजनेस दिया, लेकिन इस आदमी को देखो। और इस बॉस को मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रकृति देती नहीं लौटाती, फिर टाइम रिपीट होता है, उल्टा टाइम रिपीट होता है, ठीक है। तो जब बिजनेस कोलेप्स होता है ना तो बड़ा दर्द होता है। तो इनकम को लेकर के क्या सोचते हैं आप, ये ना आपको सोचना होगा, आपको जानना होगा, ठीक है। तो अपनी फिलोसफी को क्लियर करिए बॉस। गीता बाइबल कुरान में भी लिखा हुआ है अपनी इनकम का कुछ परसेंट ना हमको खर्च करना चाहिए, समाज सेवा में खर्च करना चाहिए। तो हमारी समाज सेवा क्या है? हमारी समाज सेवा हमारा टीम ही तो है, यही हमारा परिवार है, डाउनलाइन मेरा परिवार है, अपलाइन मेरा परिवार है। तो आपको सोचना होगा आपको, ठीक है। तो आपकी फिलोसफी जितनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी उतना ज्यादा आपका धंधा बढ़ेगा, ठीक है। अब आता हूं माई सेल्फ, अपने आप को लेकर के फिलोसफी क्या है। लोग सेल्फ डाउट में मर जाते हैं इस इंडस्ट्री में, सेल्फ डाउट। अपने आप को आज आईने में जाकर देखिएगा और उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि कहां से आपको कमजोर बनाया करके, कहां से आपको कमजोर बनाया। और उसने अगर ये इस इंडस्ट्री में आपकी आईडी अगर निकल गई है तो आप भाग्यशाली हो। अभी भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2,77,000 इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले ने इस इंडस्ट्री में आपको जगह दी है और आपको इस लायक बनाया है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस एक ही चीज की कमी है, वो है आपके मेंटल स्ट्रेंथ की कमी है, नॉलेज की कमी है। आपको अपनी फिलॉसफी को सही करने की जरूरत है कि उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में इस काम को अगर कोई एक इंसान किया है उस काम को मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको अपनी फिलोसफी अपने लिए क्लियर करनी होगी। बहुत सारे लोग ना अपनी फिलोसफी को ना क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। मीटिंग लेना नहीं आता, क्यों नहीं आएगा भाई मीटिंग लेना? आप आपके पास अपलाइन है, आप उससे बैठिए, वो आपको बताएगा। लेकिन आपने कभी मीटिंग लेने की कोशिश ही नहीं की, आपने कभी मीटिंग लेने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। अपलाइन कहता है कि आप अगर अपलाइन बन गए हैं, आपकी डिवाइसें बढ़ रही है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप करना नहीं चाह रहे हैं। अपलाइन के पास बैठेंगे तो अपलाइन बताएगा कि लोगों को प्रभावित कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपने कभी इसकी कोशिश ही नहीं की क्योंकि आपकी फिलोसफी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को लेकर अपनी फिलोसफी क्लियर करिए, ठीक है। कि आपको जिस माता पिता ने पैदा किया और उस वो माता पिता अगर आज बुजुर्ग हो रहे हैं तो आपसे उम्मीद करके बैठे हैं
और ऊपर वाले ने इतना अच्छा मौका आपको दिया है बॉस, तो अपने आप को लेकर अपनी फिलोसफी क्लियर करिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी और बच्चे आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, अपनी फिलोसफी को क्लियर करिए। ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि आप कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। और कमजोर कैसे हो सकते हैं? हम टीम वर्क में हैं, नीचे टीम आई है, हमसे अच्छे हमारे डाउन लाइन्स आ गए हैं, ऊपर अपलाइन है, और बीच में मैं हूं। अगर मैंने बैलेंस बनाया और अपनी फिलोसफी को क्लियर किया और मैंने एक अच्छा वातावरण का निर्मित किया, तो धंधा तो चलेगा बस। बशर्ते किसी और को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। तो हमें ना अपने आप पे काम करना है, राइट। और लास्ट 5 मिनट समय बचा हुआ है, मैं इस पर इंक्लूड करता हूँ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, मेरी फिलोसफी साफ सुथरी एकदम क्लियर है। मुझे अपलाइन ने एक बात बता दिया कि नो मीटिंग नो करियर। जिसने यहाँ एजुकेशन सिस्टम को इग्नोर किया है, वो इस इंडस्ट्री में कहीं का भी तुर्रम खान रहे, वो चल नहीं सकता। तो आपको एजुकेशन सिस्टम को इंपॉर्टेंट देना होगा। कंपनी ने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है, कंपनी ने एक अच्छा प्लान बना दिया है, अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आपको बनाना होगा। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को जितना ज्यादा स्ट्रांग करोगे, जितना ज्यादा लोगों को टीच करोगे, मार्केट में जितना ज्यादा लोगों को लड़ना सिखाओगे। मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि मीटिंग्स जो होती है, मीटिंग्स के अपने अपने रूप होते हैं। एक पर्सनालिटी बेस्ड मीटिंग होती है और एक प्रोसेस बेस्ड मीटिंग होती है। तो पर्सनालिटी बेस्ड मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि जो लोगों ने अचीव किया है, जो लोगों ने इनकम किया है, वो आ करके अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से लोगों को शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रोसेस बेस्ड मीटिंग ये होती है कि उस प्रोसेस बेस्ड मीटिंग में ये बताया जाता है कि मार्केट में क्या स्ट्रगल आते हैं, मार्केट में क्या संघर्ष आते हैं, लोगों के क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, लोगों के सवालों के जवाब किस तरीके से दिए जाते हैं। सेल्स की दुनिया है, सेल्स की दुनिया में बोला गया है कि 80% सुनना है, 20% बोलना है। तो ये हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रोसेस बेस्ड बनाना होगा हमको। ठीक है, अभी इतना बड़ा हमारा जो हाड़ा सर ने हमारे कहने का मतलब इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अभी हमारा शंखनाथ 3 हुआ, शंखनाथ 4 होने वाला है। क्या लगता है आपको, क्या इतनी बड़ी मीटिंग, इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा माहौल जो आज आप अपने लोगों को दे पाओगे, अगर ये मीटिंग हाड़ा सर नहीं लगाते तो हम कब दे पाते? 4,000 लोग इकट्ठा करने की ताकत हम में है। तो एक महाकुंभ होने जा रहा है, कहने का मतलब शंखनाद के तौर पर। उस संघनाद के तौर पे एक महाकुंभ होने जा रहा है। उस महाकुंभ में अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला पाते हैं और लोगों को माहौल दे पाते हैं और माहौल दिखा पाते हैं। ओशो का एक बहुत अच्छा कोट है कि कोई एक आदमी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता और एक आदमी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। मैं इसको डिफाइन करता हूँ। एक आदमी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब भीड़ हो जाती है और वो पूरी भीड़ जब गलत हो जाती है ना, तो समाज में ना एक तनाव की स्थिति निर्मित होती है, दंगा फसाद चालू हो जाता है। और जब अच्छे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है ना, तो वहां एक कुछ सृजन होता है, वहां कुछ निर्माण होता है। तो हमारी जो मीटिंग चलती है, उस मीटिंग्स में क्या लगता है आपको, अच्छे लोग आते हैं या बुरे लोग आते हैं? जितने भी लोग आते हैं वो लोग ग्रोथ करने के लिए आते हैं। लोगों की अपनी का एनर्जी का लेवल होता है, वहां एक अलग तरह की एनर्जी कन्वर्ट होती है। उस एनर्जी में जब अपने लोगों को आप डालते हो, तो लोगों के अंदर एक एनर्जी का संचार होता है। लोगों के अंदर एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आती है कि हाँ यार, अगला कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। जब किसी बड़े सेमिनार में आप लोगों को ले जाते हो, तो कुछ लोग मोटिवेशन से जाग जाते हैं, कुछ लोग इंप्रेशन से जाग जाते हैं कि लोग देखते हैं कि यार सामने पर्सन जो आया है, इसकी लाइफ भी ऐसी थी, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं कर सकता हूँ। और जो नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज जिंदगी भर उनके लिए काम आता है। तो इतनी जबरदस्ती करने का मतलब वाओ एकेडमी की मीटिंग होने वाली है, इसमें हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और अपने लेवल पे भी समय समय पर हमको मीटिंग्स लगानी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को ये देखता हूँ कि लोग लोग आज भी, समय बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, बिजनेस बदल रहा है, प्रॉस्पेक्ट्स का माइंडसेट बदल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, पहले पेपर का जमाना था, चीजें बदल गई हैं। अब ग्राहक बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, धंधा बदल रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम भी बदलेगा। हम पुरानी पैरासिटामोल की वही गोली लेकर के आज भी लोग खिला पा रहे हैं। और क्या दवाइयां एक्सपायरी नहीं होती?
तो हमको भी अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें ना बदलाव करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। तो अगर आपका ये माइंड सेट है, उस माइंड सेट के साथ अपने एजुकेशन सिस्टम को आप बदलाव करोगे और फिलोसफी को अगर क्लियर करोगे अपनी, तो फिलोसफी आपकी क्लियर होगी। ठीक। तो ये मेरी अपना कहने का मतलब मेरा ओपिनियन था। और मीटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डालिए। मैं आप एक अपनी बात को 2 मिनट में खत्म करता हूँ कि मीटिंग्स में होता क्या है कि जब आपके साथ जो नए जो लोग आते हैं ना, वो लोगों को जब आप सुनाते हो तो नहीं सुनते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो मीटिंग में बैठते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो उनके अंदर ना उस मीटिंग में बैठने की ताकत आती है। और वहां पर क्या होता है कि वो बोलते नहीं है, वो सुनते हैं। जब आदमी बोलता है ना तो अपने ज्ञान ज्ञान को ना दोहरा रहा होता है, लेकिन जब सुनता है तो ज्ञान ले रहा होता है। वो उस जगह क्या होता है ना, उसके अंदर एक हैबिट आती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठने की। और धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाती है। और फिर उसको मजा आने लग जाता है। फिर टीम बननी चालू होती है और ग्रोथ होना चालू होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरे टॉपिक्स थे कि यहीं पर कहीं ना कहीं आप देखिएगा, कहीं ना कहीं आपकी फिलोसफी ना थोड़ी वीक हो गई, तो अपनी फिलोसफी को करेक्ट कर लो और सक्सेस तक पहुंच जाओ। तो धन्यवाद खान साहब। आड़ा सर। सर भी आ गए जहां तक। 8:05 हो गया सर, आपने समय दिया था, मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की है। थैंक और यू सर, मुझसे थैंक यू। थैंक यू नमाज सर।